चलो यार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा और लिंक। यूट्यूब पे मत डालिए, सिर्फ ग्रुप पे डाल दीजिए आप। ग्रुप पे डालोगे तो सब लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा ना, यूट्यूब पे देख, जितना देखना है उतना देख ले। लिंक भेज दूंगा, ठीक है, प्राइवेट रख देंगे वीडियो को, इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का लगाना पसंद करेंगे आप? टेम्परेचर दिया हुआ है, मोल की वैल्यू दी हुई है, वही जो अभी अभी पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता एक बार, रिपीट कर। तो करते हम 3/2 nRT। हाँ, और सेकेंड वाले ये किसके लिए ले रहे हो? N2 के लिए ले रहे हो, चलो ठीक है। O2 के लिए भी बोल रहे हैं वही चीज। क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होनी चाहिए, है ना? लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी किसका, N2 का, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी O2 का। कितना होता है बेटा? 3/2। नंबर ऑफ मोल को N1 लिख देता हूँ यहाँ पे, R तो सेम ही रहता है, एंड टेम्परेचर इज T1 इज इक्वल टू 3/2 N2 R T2। 3/2 R कैंसल। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना दिया हुआ था? 2 मोल, यहाँ देख, तो 2 लिख देते हैं। टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री। 27 डिग्री को केल्विन में ले आना बेटा, कितना आएगा? 300। 300। दूसरे में नंबर ऑफ मोल दिया है, हाँ जी 5 मोल दिया। अरे इतना आसान सवाल। हो गया सर। बिल्कुल हो जाएगा। 120 क्या रहा है? केल्विन। लेकिन बेटा हम लोग को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमको चाहिए, मान लीजिए आंसर में, तो क्या करेंगे बताओ? डिग्री सेल्सियस से केल्विन माइनस में टू कैसे सेवेंटी जाते हो? थ्री हाँ जी बिल्कुल, -273 कर देंगे। तो 120 माइनस 273 कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ रहा है बता, माइनस करके बताओ। 153 आई हाँ थिंक। सर, एक मिनट। वैसे हाँ आंसर अपना इतना ही पे आ गया है, 120 केल्विन, बट फिर भी डिग्री में सर, हम लोग। माइनस। हाँ, माइनस 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 बहुत ठंडा करना पड़ेगा, देख रहे हो, -153 डिग्री सेल्सियस। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। माइनस है। माइनस, हाँ जी बिल्कुल, -273 तक जा सकता है। बोलो उससे उससे आगे क्यों नहीं जा सकता सर? जब आप -273 तक चले गए तो आगे क्यों नहीं जा रहे हो? वही तक खेल लेंगे। जैसे जिसकी सोच। क्योंकि बेटा रुक रुक बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना, एटम का ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। आपको पता है चाहे मैटर कैसा भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर टाइप के मैटर में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। किसी में मोशन बहुत दूर दूर होता है, किसी में थोड़ा 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 होता है। लेकिन अगर अगर आप -273 केल्विन पे पहुंच जाओगे ना, तो वो रुक जाएगा। सोच रहे हो, एक मैटर के अंदर पार्टिकल का मोशन रुक गया तो वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म। ठीक है, तो साइंटिफिकली -273 डिग्री केल्विन आप जा ही नहीं सकते। थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, -273 डिग्री केल्विन तो क्या हो गया? उसको बोला जाता है 0 केल्विन। 0 केल्विन पे आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आप वहां तक चले गए, उससे पहले दुनिया क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अच्छा, दुनिया मतलब क्या समझ रहे हो? खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे कि सारे जितनी चीजें आपको दिख रही है वो सब खत्म हो जाएगा? सब। जितनी भी चीजें सब। जितनी चीजें दिख रही है सब खत्म। क्यों? क्योंकि मैटर तो वो भी है ना जो नॉन लिविंग थिंग है, तो मैटर ही खत्म। ठीक है, मैटर ही खत्म तो लिविंग और नॉन लिविंग सब खत्म। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक पे आते हैं। नया हेडिंग डाल वंडरवॉल। दीजिए। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, चलो, वंडरवॉल ही है क्या या रियल गैसेस? रियल गैस एंड आइडियल गैस के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइडियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस दोनों क्या चीजें होती हैं वो समझाते हैं। पहले समझ लो आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस के बारे में बोलते हैं कि these are the gases which obey, क्या ओबे करता है?
गैस इक्वेशन, Ideal आइडियल gas गैस law. इक्वेशन, हाँ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा था, यहीं पे लिख दूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर ले पूरी तरीके से तो क्या कहलाता है, आइडियल गैस। तो बोलेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है ना कि सर आइडियल गैस क्या होता है, तो बोलेंगे जो आइडियल गैस जैसा दिखता हो। तुम्हारा नाम राहुल क्यों है, तो मैं राहुल जैसा दिखता हूँ। ठीक है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो सही मतलब क्या है, सही मतलब ये है कि देखो एक गैस, आइडियल गैस क्या होता है ना, माना जाता है कि एक गैस के अंदर सारे जो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि एक गैस है तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए इनका पास पास रहना जरूरी है। मतलब अगर पास पास है तो गैस के अंदर क्या होगा, एक प्रेशर होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, एक चैम्बर लाया, उसमें उसमें बहुत दूर दूर कर दिया पार्टिकल को, बहुत दूर दूर, इतना दूर दूर, पहले इतना दूर दूर था, अब इतना दूर दूर है। अब बताओ ये दूरी इतनी ज्यादा हो गई कि एक गैस दूसरे गैस के पार्टिकल को अट्रैक्ट वगैरह नहीं कर रहा है, कोई ना अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्सन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे तो क्या कहलाता है, ये गैस का जो सिचुएशन है इसको कहलाता है आइडियल गैस, आइडियल गैस। और ये क्या है, रियल गैस। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो आइडियल गैस और रियल गैस मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करेंगे समझाते हैं। पहले इस बात को समझ लो कि आइडियल गैस और रियल गैस दोनों अलग अलग गैस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर ऑक्सीजन ना रियल गैस होता है और नाइट्रोजन जो है वो आइडियल गैस होता है, ऐसा नहीं होता है। हर गैस रियल गैस होता है, हर गैस आइडियल गैस हो सकता है। जैसे मैं पूछूं कि वही एक जो एग्जांपल दिया था बच्चे का, ये बताओ ये बच्चा अच्छा है कि खराब है, तो हम बोलेंगे भाई अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, उसके पापा को वहां पे सामने दोनों है। बैठा दो, पापा के सामने वो अच्छा बिहेव करेगा तो आइडियल बच्चा है। पापा चले गए तो बच्चा खेलना स्टार्ट कर दिया, खेलना कूदना तोड़ना फोड़ना, तो क्या हो गया, तो ये रियल बच्चा है। ठीक है, हकीकत में तो वो है। तो कहने का मतलब कोई अच्छा खराब नहीं होता, ऐसा नहीं कि नाम रख देंगे उसका राहुल तो बहुत अच्छा बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा सिचुएशन होता है, सिचुएशन कैसे होते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि पार्टिकल को आप दूर दूर रख दो। पार्टिकल अगर दूर दूर हो गया तो वो कैसे बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैसेस। अब बात आती है कि पार्टिकल को दूर दूर करिएगा कैसे, कैसे होगा ये चीज। तो हम बोलते हैं एक काम करो, प्रेशर बहुत कम कर दो। प्रेशर को अगर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। आप बोलो सर प्रेशर कैसे कम करेंगे, हम बोलेंगे वॉल्यूम को बढ़ा दो। वॉल्यूम को क्या कर दो, बढ़ा दो। छोटा सा गैस लिए, पहले इतना छोटा सा चैम्बर में था, हम बोले एक काम करो इस गैस को ले जाके बड़ा सा रूम में डाल दो, तो आप बोले वो डाल दिए। अब डाल दोगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल समझ भाई हाँ। गए सर। तो हाँ सर। हाँ जी, तो आइडियल गैस में क्या होता है कि आप ना प्रेशर को बहुत ज्यादा कर देते हो, प्रेशर को, अच्छा सॉरी सॉरी, प्रेशर को बहुत कम कर देते हो, वॉल्यूम को बहुत बढ़ा देते हो, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो क्या होगा, अपने आप प्रेशर गिर जाएगा। कहने का मतलब दोनों में से एक चेंज करो, आपको दूसरा चेंज दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे गैस एट क्या, लोअर प्रेशर एंड हायर वॉल्यूम बिहेव्स एज आइडियल गैस। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे एट दैट टाइम नो पार्टिकल, या ऐसे बोलेंगे द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज जीरो। कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब है तो होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ऐसे सिचुएशन में ना अट्रैक्शन रहेगा ना रिपल्सन रहेगा, हर गैसियस मॉलिक्यूल अलग अलग है, दूर दूर है एकदम। सर केवीपीवाई का फॉर्म भरना था पर डेट ही निकल गई। अरे तो पहले से पता नहीं किया था क्या? नहीं सर, मुझे अभी याद में आया कि वो एग्जाम है और मुझे भरना है, पर थोड़े दिन से लेट हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, जैसे जैसे आगे आते रहेगा तो मैं भी नोटिफाई करते जाऊंगा। आइए मैं आपको अब सिखाता हूँ रियल गैस क्या होता है। हम बोलेंगे रियल गैस क्या होता है, हम बोलेंगे दीज आर द गैसेज विच डू नॉट फॉलो, these are the gases which do not follow ideal gas equation.
आइडियल गैस इक्वेशन। अब तो फिर वही बात है बेवकूफ बनाने वाली बात कि सर वो ऐसा है जो, मैं बोलूं क्लास 8 का बच्चा कौन होता है, तो सर वो ऐसा बच्चा जो 7th में नहीं पढ़ता है और 9th में भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये तो सही बात नहीं है, लेकिन किताब में ऐसे ही लिखते हैं डेफिनेशन कि एक ऐसा गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction and repulsion। देखो बहुत सारी किताब में ना तुमको खाली अट्रैक्शन दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन वो सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सच? क्योंकि एक खास दूर मतलब और खास नजदीकी आने के बाद ना उसके जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। देखो मैं समझाता हूँ। देखो जब बहुत दूर दूर रहता है ना, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेज है, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है ना, तो ये इसको क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है, ये भी इसको खींच रहा होता है, यहाँ का न्यूक्लियस इसको खींच रहा होता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाओगे, मान लो एकदम नजदीक आ गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, स्कैटर फॉर्म में, यहाँ पे, तो इसके बीच में हेवी कौन, मतलब हावी कौन होगा, तो बोलेंगे न्यूक्लियस का जो फोर्स है, न्यूक्लियस का फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस को धक्का दे रहा होगा, मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों एग्जिस्ट करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होने के लिए बहुत नजदीक आना जरूरी है, इसलिए केवल अट्रैक्शन लिखना सही नहीं है। अगर आपको किताब में कहीं पे दिख गया कि देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो समझ जाना कि वहां पे रिपल्सन भी है, उन्होंने चर्चा नहीं किया इस बात का। अब आयुष तुम बोलोगे कि सर किताब में गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है बेटा, क्या है ना कि अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, रिपल्सन होने के लिए बहुत नजदीक आना जरूरी है, और इतना नजदीक आने के लिए बहुत हाई प्रेशर की जरूरत है, बहुत हाई प्रेशर, शायद प्रैक्टिकली हम कभी दे नहीं पाए। ठीक है, गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे भी दूर दूर होते हैं, बचपन में पढ़ा था ना 9th क्लास में, गैस के मॉलिक्यूल बनाते थे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ, सॉलिड का कैसे बनाते थे, लगता था गणेश जी का लड्डू है, सब नजदीक नजदीक चिपका हुआ। ओके, आपने लिख लिया होगा कि रियल गैस में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर होता है ज्यादा, वॉल्यूम होती है कम, मतलब छोटे से जगह में गैस जो है दबा के रखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर एलपीजी का जो सिलेंडर है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा कि रियल गैस जैसा, बता। रियल गैस बेटा, इतना हाई प्रेशर में तुम रखे हो उसको। अच्छा डीओ अगर रखा हुआ है तो रियल, वो भी रियल। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, रियल रियल है। ठीक है, तो बोला सर फिर सब कुछ रियल है तो फिर आइडियल कहाँ पे होता है? देखो आइडियल होता ही नहीं है, आइडियल सर, ना आइडियल होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है, आइडियल होता ही नहीं है। तो बोलो सर पढ़ा क्यों रहे हो फिर, मतलब कहाँ यूज होता है जब आइडियल होता ही नहीं है? तो देखिए आइडियल समझ के पढ़ने में ना हमको आसानी जाती है, ठीक है, हमारे सिलेबस में क्लास 12th में जब आप हैं तो आप चीजों को ना थोड़ा सा आसान तरीके से समझना चाहते हो, तो आसान तरीके से समझना चाहते हो तो उन्होंने एक बोल दिया कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जैसा रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां पे हम ऐसा कर दिए, बहुत कम प्रेशर, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि वो आइडियल गैस है, और आइडियल गैस की कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम आपको रियल गैस का इक्वेशन दिखाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर वो तो आसान था, ये मुश्किल है। एनीवे, तो आपने बोला कि रियल गैस में ये कहानी चल रही होती है, तो स्पेस में जो गैस होती है वो भी रियल होती है। स्पेस में कोई गैस होता ही नहीं है। O3, ओजोन। वो स्पेस में कहाँ होता है बेटा, वो तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर के अंदर है ना। हाँ सर, अर्थ के ऊपर है ना लेयर, ना तो वो वो भी बहुत फैली हुई है ना। फैली हुई है तो क्या हुआ, वो भी आइडियल गैस नहीं है, आइडियल गैस के लिए बहुत कम होना जरूरी है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, प्रैक्टिकली हम ऐसा कभी देखते नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या किए कि मान लो किसी तरीके से एक ट्यूब लाया, ट्यूब के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिए और वैक्यूम में लाके थोड़ा सा गैस डाल दिया, थोड़ा सा एकदम,
अब वो क्या हो रहा है ना, वो जो गैस है जो कि कभी हमको रियलिटी में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान लो हमने लैब में जाके ऐसा कर दिया, अब वो गैस आइडियल गैस। ठीक है, तो फिर वही सवाल है कि पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए है बेटा क्योंकि आसान होता है पढ़ना उसको। चलो, तो मैं क्या लिखवा रहा था, लिखते हैं हम लोग कि द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, द डेविएशन ऑफ real gas from ideal gas behavior। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने दो जगह पे जब मैंने आपको केटीजी पढ़ाया था तो उसमें आपको स्टार मार्क करवाया था, याद है आपको? बोल रहा हूँ, जब मैंने केटीजी पढ़ाया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ, तो वहां पे मैंने 2-3 पॉइंट को हाईलाइट करवाया था। मैंने बोला था कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू केटीजी, हम वही स्टार वाले बात को दोबारा यहाँ पे बता रहे हैं। आपने पढ़ा था कि देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, हमने यही बोला था कि आइडियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या रियल गैस में भी ये बात होती है? जवाब है नहीं, रियल गैस में ये कहानी नहीं होती है। सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the total volume of container। ये कहानी किसकी थी? आइडियल गैस की। लेकिन क्या रियल गैस में भी ये बात होगा? नहीं, दोनों में नहीं होगा। मतलब ये यहाँ पे डेविएट हो जाता है। आइडियल गैस में ये सिनेरियो होती है और रियल गैस में एकदम अलग हो जाती है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि पास पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर। अब दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं तो भाई दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी नहीं है। लेकिन अगर रियल गैस की बात की जाए तो वहां पे तो नजदीक नजदीक होते हैं। तो नजदीक नजदीक होते हैं तो क्या होगा? हम बोलेंगे दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड केस को देखो, बोलता है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हम बोल रहे हैं इतना बड़ा वॉल्यूम है बेटा, तीन छोटे छोटे एटम है। हम बोलेंगे एज कंपेयर टू द कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स क्या है? नेग्लिजिबल है, खत्म। इतना छोटा सा वॉल्यूम क्या करेगा? कुछ भी नहीं है इसके सामने। लेकिन अगर सोचो ज्यादा मॉलिक्यूल्स मैंने रख दिए, क्या अभी भी नेग्लिजिबल है क्या? कि वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वाले सिचुएशन में देखो, सेकेंड वाले सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो कंटेनर से कंपेरेबल है। मान लो इसका एक लीटर होगा तो ये पूरा होगा 100 लीटर, कंपेरेबल है। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे था 0.0001 लीटर मान लो, और ये था 100 लीटर। बोलो कितना ज्यादा है? कोई कंपैरिजन है? नहीं। इसमें लेकिन कंपैरिजन है क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गया है। एक बार सब अपने मुंह से बोल दे कि मतलब समझ गया है, तो आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके ओके। तो आपने तो अभी तक सर 1 मिनट थोड़ा लिखने दीजिए ना, 2 स्टेटमेंट। जल्दी जल्दी लिख ले। अब मैं सिखा रहा हूं वैंडर वॉल इक्वेशन। वैंडर वॉल हो गया इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन फॉर रियल गैस। ठीक, आइडियल गैस का ये तो सिर्फ रियल गैस पे असर करता है। हाँ बिल्कुल, ये रियल गैस के लिए होता है। आइडियल गैस के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था। ठीक है, तो आराम से ना थोड़ा इसके बारे में, वैंडर वॉल इक्वेशन के बारे में लिखते हुए भी चलना, क्योंकि आपसे एग्जाम में ना लिखना भी पड़ता है आपको। वो तो समझा ही दूंगा बाद में कि फॉर्मूला को कैसे चेंज किया गया, लेकिन पहले लिखते चल। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू वैंडर वॉल WAAL होता है। ठीक है, स्पेलिंग को थोड़ा सही कर लेना बेटा, WAAL है। According to Van der Waal, there were two faults
2 faults in assumption of KTG, वही जो आपने ऊपर बात किया था, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? अब समझ जाओगे ना कि वही वाला 2 फॉल्ट थे। केटीजी के अकॉर्डिंगली 2 बातें थी। 2 बातें क्या थी कि दो गैस मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वेंडर वॉल ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, होता है इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम रियल गैस की चर्चा कर रहे हैं। सेकेंड जो सिनेरियो था, उन्होंने बोला था कि क्या कि एज कंपेयर टू द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब निग्लिजिबल होता है। उन्होंने बोला नहीं है, सही में ऐसा नहीं होता है, रियल गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। यहां लिख देते हैं कि these two assumptions are true only at low pressure। देख तो स्क्रीन व्हाइट हो गया क्या? हाँ नहीं। सर। बस 1 मिनट रुक जाइए। अभी हाँ अभी ठीक है। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आयुष, मेरे को लगता है कि गेमिंग लैपटॉप भी लेना ही पड़ेगा, नहीं? ले लो सर, हाँ, HP का लेना, अभी मैंने गेमिंग पीसी i9 प्रोसेसर। i9 वगैरह का जमाना गया बेटा, कहाँ जी रहा है तू? अब AMD चलते हैं। चलो आओ, क्या बता सर रहा था नहीं, मैं? i9 मेरे दोस्त ने लिया, वो भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अब हो गया वो सब, गैर समय, इंटेल का गया, अब राइजन चलता है। बोलता है these two assumptions are true only at low pressure and high temperature। टेम्परेचर का क्या कहानी है बेटा, समझो। अगर आप गैस को गर्म कर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। आपका पर्पस क्या था? यही था ना कि आप चाहते थे कि गैस के पार्टिकल जो है वो दूर दूर रहें। दूर दूर रहने का रखने का क्या तरीका है? एक तो है कि वॉल्यूम बहुत बड़ा कर दो, दूसरा है प्रेशर को बहुत कम कर दो, तीसरा है कि टेम्परेचर को खूब बढ़ा दो। तीनों तरीके से क्या हो सकते हैं, दूर दूर जा सकते हैं। तो हमने लिखा है कि these two assumptions are true only at low pressure and high temperature when the gas molecules are far away from each other, are far away from each other। ठीक है, लेकिन अगर रियलिटी में क्या होगा, बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड लो वॉल्यूम, 3 चीजें हैं, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो वॉल्यूम। अगर ये सब रहे तो देख क्या होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत नजदीक होंगे एक दूसरे से, और जब बहुत नजदीक होंगे तो ये रियल गैस होगा, और रियल गैस में ये जो अजम्पशन था केटीजी का वो लागू नहीं होगा। अब सोचो, सवाल आपसे पूछेगा कि केटीजी का जो अजम्पशन था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये रियल गैस के लिए था कि आइडियल गैस के लिए था? बता जल्दी जवाब दे। आइडियल। आइडियल। रियल गैस के लिए था ही नहीं। क्लोज टू इच अदर, ठीक है, क्या लिखा, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू इच अदर एंड दे बिकम्स रियल गैस। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस था, बहुत बड़ा ये थ्योरी था गैस के बारे में, समझ रहे हो? काइनेटिक थ्योरी जो है वो इतना बड़ा टर्न पॉइंट था कि सारी की सारी जो है फिलॉसफी बन चुकी थी। अब बोला इन्होंने बाद में आके वेंडर वॉल ने कि भाई गलत है 2 चीज, तो बोला कि एक काम कर दो, करेक्ट कर दो, करेक्ट करके उसको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने 2 करेक्शन किए। पहला करेक्शन था प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, उन्होंने बोला देखो, अगर छोटा मोटा करेक्शन कर दोगे तो काइनेटिक थ्योरी जो गैस की थी उसको उसको पूरा बदलने की जरूरत नहीं है, बस करेक्शन कर दीजिए। क्या करेक्शन था, तो वो लिखवाता हूँ। अकॉर्डिंग टू वेंडर वॉल the molecules सर which ये is सब वेंडरवॉल ने करेक्शंस दिए थे। हाँ which is present in the bulk
समझाना बड़ा आसान है बेटा, अगर लेकिन लिखोगे नहीं ना तो बाद में रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझा तो मैं 1 मिनट में दूं कि क्या हुआ था, बट साथ में लिखते चलना, वो समझाना आसान है। इन द सर बल्क, वॉल की स्पेलिंग डबल है। अच्छा कर लेना वो, ये ले, bulk of the gas experience attractive force of attraction from all direction, but the molecules which about to collide with the wall of container सब सो तो नहीं गया? शांति से थोड़ा सा लिख ले इसको, फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, ये याद नहीं करना है, ठीक है। ये एक बार लिखा हुआ रहेगा ना तो बाद में तुम इसको रिकॉल कर लोगे, और कुछ नहीं। नहीं तो ये कहानी कौन सुनाते बैठेगा तुमको बार बार कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था। खाली फॉर्मूला से बात थोड़ी बनेगी कि एक फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है कि प्रेशर में एक करेक्शन हुआ, वॉल्यूम में एक करेक्शन हुआ, तो नया प्रेशर इंटू नया वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी, बस खत्म, यही था। विद द वॉल of container with सर थोड़ा शॉर्ट में लिखवाइए ना। कहानी कैसे समझेगा? अरे वो समझा दूंगा, रुकना, पहले लिख लेना 2 मिनट, क्या हो जाता है। सर आप मत लिखो, आप हाँ डिक्टेट करो। अच्छा, वो चल जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ अच्छा बस हो ही सर गया है, वहां तक पहुंचने तो दो। बस हो गया, मेरा काम खत्म हो गया बेटा। ओके। ये रहा लिख अब। ये कहानी अगर किसी को समझ में आ गई तो मुझे समझा देना। हो गया लिख के? नहीं सर। वो तो मैं फोटो भी भेज दूंगा तब भी तू नहीं लिखेगा कि जाने दो सर, समझ तो गया है, क्या लिखना। अब फिर तू, सर जो हाँ पीसी पे बैठा होऊंगा ना और प्रिंटर होऊंगा तो वो ऐसा दिमाग चलेगा कि फोटो खींच के डायरेक्ट पेस्ट करा के कॉपी में चिपका देगा। वो तो मैं नोट्स भी दे दूंगा ना तुम्हें, जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी दे देंगे। लेकिन बेटा वो बात उसकी नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए, बात है तेरे दिमाग में छपना चाहिए ये बात।
ठीक है, ये कौन पढ़ेगा? तुमको लगता है कि इतना चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसका एक एक पेज तुम पढ़ोगे बाद में? नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे। तुम बस जो चीज भूल जाओगे उसको पढ़ोगे, बाकी तुम्हारे दिमाग में ऑल टाइम रहना चाहिए, और क्या। लेकिन अगर जो चीज भूल गया, वो चीज तुम्हारे पास लिखा हुआ भी नहीं है, सोच कहाँ से पढ़ेगा? अब बोलोगे सर बुक से पढ़ेंगे, कौन सा बुक से पढ़ोगे? सबका लैंग्वेज अपना अपना है, सब अपने अपने तरीके से समझाए हैं। अभी तक तुम कहानी ये सोच रहे थे, एक बुक आया बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। अब हमारे ही मन में लग रहा है अरे हम सही पढ़ रहे थे कि गलत पढ़ रहे थे। फिर 3-4 किताब पढ़े, फिर तुमको लगा अच्छा अच्छा कहानी का मतलब सेम है। बता इतना समय है तेरे पास कि 4-5 बुक लेके बैठो और सबसे एक ही मतलब समझो खाली? इसीलिए क्या होता है कि सर वो लास्ट में थोड़ा लास्ट में क्या क्या बोला आयुष, एक बार बता। सर वो इंग्लिश में अभी नया कोर्स आया है सर, तो वो क्या? अभी लेसन्स भी है उसमें, स्टेट बोर्ड वाले में? 8-10। कोई तो पढ़वा हाँ, देंगे। तो ऐसा मेरा ऐसा कहना कि आप कोई टीचर दे कर दीजिए देंगे तो कर देंगे कर देंगे, कोई नहीं, उस 2-3 महीने वो परेशान मत हो। करा एक मिनट देंगे। लिख ले, जल्दी से आता हूँ। अबे श्रद्धा मैडम ने ट्यूशन छोड़ी की? इसका क्या करना अपने को, दिन साल भर सताया ना। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे कि इंग्लिश का? हाँ करवा देंगे। हो गया, लिख लिया? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर। हाँ नहीं कर जाएंगे। अच्छा, वो बाद में करवा देंगे। प्रेशर करेक्शन के बारे में अब आप समझिए। देखो क्या हो रहा था, यही कहानी जो सर लिखा है ना। लिखने दीजिए ना। अरे कितना टाइम लगाता है धीरे धीरे तू। सर अभी आदत छूट गई है ना, 4-5 महीने ऐसे ही घर में कुछ लिखा नहीं था तो भी आलस। हो गया सो। देखो आयुषी कितना तेजी से लिख लेती है, और एक आयुष का सब कुछ छुड़ाऊंगा स्लो है। बीच में। हाँ आयुष का सब कुछ स्लो है। अभी देख 12th वालों के कितने लंबे लंबे सेशन हो रहे हैं, 3-3 घंटे का हो रहा है उनका ऑनलाइन। भाई 1 घंटा नहीं बच सकता। 1 घंटा नहीं बैठा तब तो तेरे से फाइन ले लूंगा मैं 30-35 हजार रुपया हर दिन का। सर पीठ दुखती सर। 350 से एकदम उसका 100 गुना। बस बस ये बहुत अमीर आदमी है, कल ही मेरे को पता होगा ना। चला। हाँ सर गेम में भी टॉपअप करते रहता 150-200 वाले। अच्छा हो गया था लिख के? जब तक तू लिख रहा है तभी तक मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हो सर गया। रिकॉर्डिंग ऑफ करो ना सर। चलो आओ समझाता हूँ, छोड़ देना वो क्या होता है। ये क्या है बेटा, वेंडर वॉल ने करेक्शन क्या किया समझो। देखो अजम्पशन क्या था, पहले पहले अजम्पशन ये था कि एक अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये सीधा आके इससे क्या होता है, टकरा जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल्स को बहुत लोग पकड़े होते हैं। इस मॉलिक्यूल को ये पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, ये पकड़ेगा, मतलब सब एक दूसरे खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं। अब मुझे बताओ कि आप जो सोच रहे थे कि ये जाएगा और सीधा जाके टकरा जाएगा इससे, ऐसे टकरा जाके टकराएगा ऐसे पूरे स्पीड में, क्या आपको लग रहा है कि रियलिटी में वो इतने स्पीड में जाके इधर टकराएगा? सोच समझ के बताओ। इसको सब तरफ से खींचा जा रहा है, नहीं नहीं हो रहा है। मतलब आप जो सोच रहे थे, मतलब आइडियल गैस का जो प्रेशर था, ये कैसा सिचुएशन है, ये आइडियल गैस का है। तो हम बोलेंगे आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर रियल गैस के प्रेशर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटा ज्यादा जोर से टकराएगा, फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, तो इसका प्रेशर क्या है, हमेशा ज्यादा है। मतलब आइडियल गैस जो आप सोच रहे थे, जिसका कि आइडियल गैस में अगर प्रेशर था 200 मान लो, तो रियल गैस में हमने देखा कि वो 200 नहीं है, वो तो मात्र 150 है। तो यहाँ पे करेक्शन किया जाएगा कि अच्छा आइडियल गैस में आप जो प्रेशर ज्यादा समझ रहे थे, एक्चुअली वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि पी आइडियल जो होता है वो बड़ा होता है पी रियल से। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि पी आइडियल, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू पी रियल प्लस समथिंग, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा तब रियल वाला बराबरी करेगा आइडियल के। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे डेल्टा पी कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डेल्टा पी है ना, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, करेक्शन फैक्टर आ गया। अच्छा
तो हम बोले कि सर ये डेल्टा पी होता कितना है, तो हमने बोला कि डेल्टा पी की जो वैल्यू है ना बेटा वो होती है n स्क्वायर a अपॉन v स्क्वायर। कितना होता है डेल्टा पी ये। अभी ये हमारे सिलेबस में ना डेरिवेशन इसका नहीं है कि ये कहां से होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका डेरिवेशन क्या है। नहीं सर सिलेबस में नहीं है तो रहने दो ना। तेरे को लगता है मैं छोड़ूंगा? लिख नहीं पहले यहाँ लगता पे तो नहीं है। फिर डेराइव कराते हैं। यहाँ पे है नंबर ऑफ n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे होता है v का मतलब होता है वॉल्यूम। v नहीं a है ना अपने पास एक a मतलब होता है वेंडर वॉल कांस्टेंट, वेंडर वॉल्स कांस्टेंट। सर इसकी कोई वैल्यू है? किसकी? नहीं नहीं वो दिया वेंडर रहेगा, वॉल कांस्टेंट। दिया रहेगा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा अगर हमको देना रहा तो। ठीक है, a को क्या बोलते हैं? वेंडर वॉल कांस्टेंट। लिखा? 1 मिनट सर। लिखो लिखो लिखो। सर वी मतलब वॉल्यूम। हाँ सर वो पी आइडियल की वैल्यू और पी रियल की वैल्यू दी रहेगी। कौन सा? पी आइडियल और पी नहीं नहीं रियल। वो सब नहीं दिया जाता है, वो बताएंगे अभी। अभी बस कुछ उतना मत सोच, ठीक है? अभी बस मेरे साथ चल। पहले मुझे वहां तक पहुंचने थे, वेंडर वॉल का जो इक्वेशन है वहां तक पहुंचना। देखो आओ समझाते हैं। ये जो इक्वेशन, ये जो करेक्शन फैक्टर आया है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। तो बोलता है कि यहाँ पे ये जो डेल्टा पी है ना, डेल्टा पी मतलब चेंज, जो करेक्शन फैक्टर है डेल्टा पी, क्या लिख दूं? करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, या फिर इसको बोल सकते हो प्रेशर करेक्शन फैक्टर भी। तो बोलेंगे डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? तो बोलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। मतलब क्या हो गया? डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस पर डिपेंड करता है। आपने बोला ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट था उसमें था कि डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपने बोला कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? एन आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे भी पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात चल रही है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो बड़ा सा आपने लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो भी नंबर, मतलब डेल्टा पी डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जाके स्ट्राइक कर रहे हैं दीवार को। तो हमने बोला ठीक है, अगर आप दोनों को मिला दो तो क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू एन बाई वी।
तो आप क्या बोलेंगे, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। क्या आपने यही लिखा है वहां पे, देखो तो डेल्टा पी के जगह पे यहां पे। हाँ आयुष समझ में आया क्या हुआ कहानी? देखो जब आप, अच्छा ये क्यों बताया समझो, अगर ये सिलेबस में था ही नहीं क्यों बता दिया बेमतलब का। बेटा कभी भूल जाओगे ना ये बात, तो कम से कम ये बात तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना कि नंबर ऑफ मतलब डेल्टा पी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं डेंसिटी में, फिर उसका कोलिजन पे डिपेंड करता है। कोलिजन का क्या, तो बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोलाइड कितने कर रहे हैं, तो दोनों को मिला दो तो ये बनता है। और यहाँ पे ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ए जो सिलेबस में क्यों नहीं है, इजी तो है ये। इजी है बट लिखते नहीं है, कोई कोई बुक में मिल जाएगा, जैसे ओपी टंडन वगैरह बुक आप पढ़ोगे तो वहां पे मिल जाएगा। हाँ। ए जो होता है ना वो डिपेंड करता है बेटा एक ही चीज पे, यहां लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हर गैस का अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए का जो यूनिट है ना वो होता है एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको कि क्यों यूनिट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको याद रख लेना, एटीएम लीटर स्क्वायर। ATM लीटर। बिल्कुल। अच्छा कैसे आया देखो समझो बेटा, तुमको ये तो पता था ना कि डेल्टा पी इज इक्वल टू ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यहीं से ए का यूनिट निकाल लेना। ए इज इक्वल टू डेल्टा पी मतलब प्रेशर, प्रेशर किस में होता है बेटा, एटीएम में। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, ऊपर जाकर लीटर स्क्वायर बन गया। नीचे एन क्या है, मोल, तो मोल कहाँ आ गया, नीचे, मोल स्क्वायर। क्या यही पढ़ा तुमने अभी अभी, देखो तो ए मतलब क्या होता है, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो यहीं से देख के मतलब फॉर्मूला याद है ना, तो यूनिट याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है। आयुषी आ रहा है समझ में, रटना पड़ेगा नहीं ना, मतलब फॉर्मूला खाली याद रखना है, बाकी यूनिट तो हम खुद ही निकाल लेंगे। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। सो इतनी चीजें आपने लिखा, 5 मिनट और ले लेता हूँ क्लास, 5 या 10 मिनट में शायद अपना वॉल्यूम करेक्शन भी हो जाएगा। अभी तक हमने प्रेशर करेक्शन की बात की, अब एक वॉल्यूम करेक्शन है, दोनों को करेक्शन कर लिया तो हो गया अपना। ओके आगे बढ़ाओ, लिख लिया आज आपने। का रहने दीजिए ना, रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा ना। अच्छा वॉल्यूम करेक्शन खाली कर ले, ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन के बाद छोड़ दूंगा। फिर वेंडर वॉल का इक्वेशन जो दोनों को मिला के बनाएंगे वो कल बनाएंगे। आज है वॉल्यूम करेक्शन। तो फिर कल के बाद, कल के बाद एक दिन और देना, चैप्टर हो गया। नहीं एक क्लास और लगेगा एंड एक क्लास में खत्म। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक पढ़ना होता है आखिरी में, बस हो गया। हाँ सर थोड़ा नीचे करना ना। हाँ जी लिखो, अरे नीचे नहीं हो रहा है, ये रहा। वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन की बात हो चुकी, वॉल्यूम में करेक्शन करना है। अब वॉल्यूम की करेक्शन की बात चलेगी तो वॉल्यूम में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया आइडियल गैस का वॉल्यूम। आइडियल गैस में क्या होता है, बड़े नजदीक नजदीक होता है ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रियल गैस का जो वॉल्यूम है, रियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है किससे, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है, आइडियल गैस का वॉल्यूम बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा और मॉलिक्यूल रहेंगे बहुत कम। रियल गैस में क्या होता है, छोटा सा वॉल्यूम में बहुत दबा हुआ रहता है, तो हम बोलते हैं रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस छोटा है, तो इसमें कोई चीज ऐड करना पड़ेगा। इसमें साथ में मैंने ऐड कर दिया डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या, किसकी बराबरी करेगा, आइडियल गैस। समझ रहे हो ना, ये छोटा है, छोटा में कुछ चीज जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा ना बड़े वाले से, तो हमने जोड़ दिया। अब यही बात हमको बतानी है, बोलता है कि आइडियल गैस, अच्छा अगर मैं बात करूं क्या था, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल,
वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस माइनस डेल्टा वी। देख रहे हो, उधर भेज दूंगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। अब बता बेटा क्या करें इसमें, डेल्टा वी की जो वैल्यू होती है ना वो होती है n इंटू बी। डेल्टा वी की वैल्यू होती है n इंटू बी। इसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। इसका भी डेरिवेशन नहीं है किसी सिलेबस में? इसका डेरिवेशन नहीं है बिल्कुल, और इसका डेरिवेशन बड़ा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई मतलब जरूरी नहीं है कि उसको समझ के कुछ करेंगे नहीं हम लोग। ठीक है सर बी मतलब? हाँ, बी मतलब एक कांस्टेंट है। बी मतलब बताता हूँ, बी एक कांस्टेंट है, जैसे वहां पे था, इसको भी ना, इसको भी बोलते हैं वेंडरवॉल कांस्टेंट। बी को भी वेंडरवॉल कांस्टेंट ही बोलते हैं, ध्यान रखना, ए और बी दोनों को वेंडरवॉल कांस्टेंट बोलते हैं। अब हमको कैसे पता कि सर कहाँ पे ए लगाऊं, कौन सा ए लूं कौन सा बी, यूनिट से। मैंने बताया था ना कि यूनिट बहुत ख्याल रखना कि यूनिट क्या है। ये ए का यूनिट अलग होता है, तो देख लेना कि भाई दोनों कांस्टेंट में कौन सा यूनिट कहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा प्रेशर में यूज करें, कौन सा वॉल्यूम में यूज करें, करेंगे उस समय। खैर इसको समझ ले एक बार, हो गया। अच्छा चल जाने दे, इसका जो डेरिवेशन है वो कल ही करवा दूंगा। आज आखिरी समय में तुम लोग सीखोगे और फिर याद नहीं रखोगे। तो हमारे पास क्या आ गया, V रियल गैस इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, सर कुछ गाइडलाइंस आई ट्यूशन कब से? हाँ 21 के बाद जो है आप बच्चों को बुला सकते हो क्लास में हेल्प करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी ये, स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया। तो 21 के बाद से ट्यूशन शुरू? हाँ कर सकते हैं। अच्छा एक बार इसका यूनिट जान ले तो पहले बी का। बेटा यहाँ पे देख, ध्यान रखना कि ये क्या है, वॉल्यूम है, ये भी क्या है, वॉल्यूम है, और ये भी क्या होगा फाइनली, ये भी तो वॉल्यूम ही है ना। वॉल्यूम को ही वॉल्यूम से माइनस किया जा सकता है, मतलब NB इज इक्वल टू क्या है, लीटर है, यूनिट निकाल रहे हैं अपन। तो B इज इक्वल टू क्या आएगा बता, तो लीटर, और N मतलब मोल, तो लीटर पर मोल। B का यूनिट क्या आ गया, लीटर पर मोल, ये यूनिट है इक्वल टू, मतलब B का यूनिट क्या है, लीटर पर मोल। पहले वाले का यूनिट क्या था बेटा बता तो एक बार, ATM, हाँ लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका था, A का था, ये किसका है, B का है लीटर पर मोल। ठीक है, अब मुझे बता कि जो आपने पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू NRT, क्या हम प्रेशर को नया प्रेशर बताएं, नया प्रेशर क्या है बेटा बता तो, P प्लस डेल्टा P था, और वॉल्यूम क्या है, V माइनस डेल्टा V है, इज इक्वल टू क्या, NRT। बेटा यही है वेंडरवॉल गैस इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा डेल्टा P वगैरह की वैल्यू पुट कर दे। डेल्टा P कितना आया था, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, यही था ना। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम माइनस NB था, इज इक्वल टू क्या, NRT। इसी को बोलते हैं बेटा वेंडरवॉल गैस इक्वेशन। किसके लिए, रियल गैस इक्वेशन लिख देना यहाँ पे, रियल गैस इक्वेशन, वेंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन यही है बेसिकली। है क्या, तो PV इज इक्वल टू NRT को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बोला प्रेशर इतना नहीं चलेगा, थोड़ा सा बढ़ाओ प्रेशर उसका। वॉल्यूम को क्या करें, बोलता है वॉल्यूम को घटाओ। आयुषी आया बात समझ में, वेंडरवॉल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे इसके डेरिवेशन पे, ये जो NB डेल्टा V का जो कैसे कैलकुलेशन हमने किया, कैसे NB आया, इसके बारे में बात करेंगे।
फिर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखेंगे, डेविएशन देखेंगे, नेचर ऑफ गैसेस देखेंगे एंड फिर खत्म। सर 1 मिनट लिखने दीजिए ना। ओके लिख लो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।